नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के मंच पर, जहां पर आप और हम मिलकर के कर रहे हैं विश्व इतिहास की परिचर्चा। मेरे प्यारे साथियों, ये विश्व इतिहास की यह क्लास विशेष तौर पर आयोजित की जा रही है प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए। यह क्लास चूंकि ऐप पर चल रही है और यह क्लास यूट्यूब पर भी लाइव जाएगी, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाओं के साथ। और आज हम एक टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। विशेष तौर पर यह टेस्ट पेपर रहेगा फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति से ही नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार क्या कहा था पता है ना, कि फ्रांस की क्रांति की वजह से ही मेरा जन्म हुआ और मैंने उसे नष्ट कर दिया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। और पहला प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के लिए रखता हूं, यह है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? वित्त मंत्री और कुछ अवधि है तुर्गो नेकर केलोन एल्ब्राइन। इनकी अवधि 1774 से 76, 76 से 81, 83 से 87, 72 से 73 अनुत्तरित प्रश्न है। सर, यहाँ पर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी 2021 का पहला सवाल है कि कुछ वित्त मंत्री दे रखे हैं फ्रांस के। क्या ये बात क्लियर हो गई? और पूछा है इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया और बेहद शानदार और बेहतरीन सवाल है यह। आप सभी प्यारे साथी इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सर, तुर्गो वित्त मंत्री बना था 1774-76 में, इसे हटाया गया, नेकर को बनाया गया। नेकर के बाद केलोन बना और केलोन के बाद एल्ब्राइन बना था, यानी कि यह कुल मिलाकर के 1787 में बना था। क्लियर हो गई? कब तक रहा? 1789 तक रहा था कोल एल ब्राइन। क्लियर हो गई? इसी ने सभी वर्गों पर समान कर लगाने की सिफारिश की थी। लुई 16 जो फ्रांस की क्रांति के समय राजा हुआ करता था, उसने एल्ब्राइन के प्रस्ताव को पंजीकरण करने के लिए पार्लिमा के पास भेजा। फ्रांस में दो प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी, एक तो पार्लिमा हुआ करती थी, एक स्टेट जनरल हुआ करती थी। पार्लिमा मूल रूप से जो है वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करने का काम करती थी, और जब पार्लिमा यह काम कर लिया करती थी, उसी के बाद वह कानून बना जाता था। पार्लियामेंट ने इन करों के पंजीकरण की सिफारिश के लिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की बात कही। परिणाम स्वरूप 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ था। तो एल्ब्राइन के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसने सभी करों, सभी वर्गों पर समान कर लगाने की सिफारिश की। किसकी सिफारिश की? कि भाई सभी वर्ग जो हैं उस पर क्या लगाए जाए? समान कर लगाए जाए। लुई 16 इसको भेज देता है पार्लिमा के पास। पार्लिमा कहती है जी मना नहीं कर रहे, लेकिन स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। इसी के बाद स्टेट जनरल का अधिवेशन 5 मई 1789 को आयोजित किया गया था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए दिसंबर 1804, अक्टूबर 1806, दिसंबर 1805, जून 1807। अनुत्तरित प्रश्न। प्रेसबर्ग एग्रीमेंट कह सकते हैं हम इसे। हम इसी समझौते को प्रेसबर्ग की संधि भी कह सकते हैं। प्रश्न बहुत आसान है कि बताइए यह समझौता किन किन के बीच हुआ था। देखिए, थोड़ा सा इतिहास पढ़िए। मूल रूप से 2 दिसंबर 1804 की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट का राज तिलक होता है, या नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक होता है। इस राज्याभिषेक की पहली वर्षगांठ पर पहली वर्षगांठ आती है। और पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर 1805 को। इसी पहली वर्षगांठ पर नेपोलियन बोनापार्ट एक युद्ध लड़ता है, जिसे हम कहते हैं आस्टरलिट्स का युद्ध। क्या ये बात क्लियर हो गई? द बैटल ऑफ आस्टरलिट्स। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट था, दूसरी तरफ कौन था? तो याद रखिएगा रूस का जार शासक था, जार अलेक्जेंडर प्रथम। और दूसरा शासक ऑस्ट्रिया का था, जिसका नाम था फ्रांसिस। ठीक है, रूस का जार था, जार का नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फर्स्ट। और ऑस्ट्रिया का था फ्रांसिस द्वितीय। ठीक है सर, तीन राजाओं ने ऑस्ट्रेलिस के युद्ध में भाग लिया। फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरी तरफ रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम, और ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस द्वितीय। इस युद्ध में नेपोलियन जीत गए, ये दोनों हार गए। इसीलिए तीन सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिस के बाद। इस युद्ध के बाद
क्या घटना घटित हुई? तो याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रिया था, बहुत अच्छे से समझना, इस ऑस्ट्रिया के जो शासक था उसका नाम था फ्रांसिस। ये फ्रांसिस द्वितीय नेपोलियन को बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, और हम दोनों क्या कर लेते हैं जी, एक समझौता कर लेते हैं। इसी समझौते को क्या कहा जाता है, याद रखना, प्रेसबर्ग का समझौता कहते हैं, एग्रीमेंट ऑफ प्रेसबर्ग। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यह समझौता हुआ था दिसंबर सन 1805, तारीख थी 26 दिसंबर, क्रिसमस के एक दिन बाद, 26 दिसंबर 1805। ठीक है, प्रेसबर्ग का समझौता हुआ। तो प्रेसबर्ग का समझौता कब हुआ था? 26 दिसंबर 1805 को हुआ था। ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस द्वितीय और नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य हुआ था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट ने 16 जर्मन राज्यों को मिलाकर के राइन संघ का निर्माण किया था। कहा जाता है कि यह राइन संघ जो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था ना, यही जर्मनी के एकीकरण की नींव थी। इसी कारण इस लिप्सन, एक इतिहासकार हुए हैं लिप्सन महोदय, वो लिखते हैं कि इतिहास के मजाकों में से एक मजाक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। यह इतिहास के मजाकों में से एक मजाक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। ठीक है, तो प्रेसबर्ग का समझौता, इतनी सी बात पूछी गई है। तो यह दिसंबर 1805 में हुआ था। कब हुआ था भैया? याद रखना, दिसंबर 1805 में हुआ। इसके पहले ऑस्ट्रेलिस का युद्ध। तो हम डायरेक्ट एक और नया प्रश्न बन सकता है, बताओ क्या बनेगा? नया प्रश्न यह बनेगा कि ऑस्ट्रेलिस के बाद कौन सा समझौता हुआ था? भैया प्रेसबर्ग का समझौता हुआ था दिसंबर 1805 में। एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया का सम्राट था, नाम था फ्रांसिस द्वितीय। क्लियर हो गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ कंट्रीज। कौन सा युद्ध है जो जाना जाता है? लिपजिंग का युद्ध, वाटरलू, बोराडीनो महाद्वीपीय युद्ध, अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनमें से कौन सा युद्ध है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं? सर, राष्ट्रों में एक तरफ तो प्रशा था, ठीक है, आप इस तरह से समझिएगा। दूसरी तरफ कौन था? एक तरफ ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का साथी था कौन? रूस, रशिया। ठीक है, प्रशा आ गया, स्पेन आ गया था। याद रखिएगा, स्वीडन बीच में ही कूद गया कबूतर कहीं का। और एक नाम और आया, याद रखिएगा, इंग्लैंड। ठीक है, देखो प्रशा के साथ क्या किया था नेपोलियन ने? 16 राज्यों का एक संघ बनाया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस के साथ हराया दिया था, रूस के जार को हराया, स्पेन के पर अभियान किया था, और नेपोलियन कहता है कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। स्वीडन मजे मजे में आ गया था, और इंग्लैंड के साथ महाद्वीपीय युद्ध हुआ करता था। दोनों आए, ये सारे आए नेपोलियन के विरुद्ध, नेपोलियन को हरा देते हैं और सारे जीत जाते हैं। कौन से युद्ध में? लिपजिंग का युद्ध। क्योंकि इतने सारे देशों ने भाग लिया था, 7 देश आए थे सर। क्या बात क्लियर हो गई? इन 7 देशों, 6 देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया, इसीलिए इसे लिपजिंग का युद्ध कहते हैं। और लिपजिंग का युद्ध जो है 19 अक्टूबर 1813 को हुआ था। बताओ भाई कब हुआ? 19 अक्टूबर सन 1813 को हुआ। इस युद्ध के बाद में जो ये देश होते हैं, यह देश आपस में मिलकर के करते हैं सोमेंट की संधि। कौन सी संधि करते हैं? द ट्रीटी ऑफ सोमेंट। इस सोमेंट की संधि के तहत यह तय किया गया कि जब तक हम नेपोलियन का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर देते, तब तक हम आपस में संगठित रहेंगे, हम आपस में एक रहेंगे, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक तरफ 6 देश थे, प्रशा था, ऑस्ट्रिया था, रूस था, स्पेन था, स्वीडन था, इंग्लैंड था। इन 6 देशों ने आपस में संधि करी नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ, और कहा कि जब तक नेपोलियन बोनापार्ट का खात्मा नहीं कर देते, तब तक हम जो है शांति से नहीं बैठेंगे। तो याद रखना, इसे ही हम सोमेंट की संधि कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए जी, अगला प्रश्न देखिएगा। नेपोलियन को कानून संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नेपोलियन ने कानून संहिता, विधि संहिता तैयार की थी सर। नेपोलियन ने क्या तैयार की थी? याद रखिएगा जी, विधि संहिता तैयार की थी। अब यहां पर एक सीधा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेपोलियन की विधि संहिता के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? क्या ये बात क्लियर हो गई? नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता के बारे में कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय से नहीं, मेरी विधि संहिता ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी, यह हमेशा चिरस्थायी है, और आगामी समय मुझे मेरे युद्धों से नहीं, मेरी विधि संहिता से याद रखिएगा।
ये बात किसने कही थी? ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कही थी। प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार, ब्याज की दर निश्चित कर दी, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाए, विवाह को एक समझौता माना और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, हमारे प्यारे साथी पूछ रहे हैं सर, ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल रहे हैं, स्क्रीन पर आपको ऐप की डिटेल मिल रही है। यह सारी जानकारी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप सीधा जाकर के काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर हमारा ऑनलाइन डिजिटल कोर्स खरीद सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाता हूं सर, कोई बेईमानी नहीं करते, कोई चीटिंग नहीं करते। टॉपिक वाइज पीडीएफ है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट क्लास सिस्टमेटिक तरीके से डली हुई है। पूरा पाठ्यक्रम है वो नए सिलेबस के अनुसार है। क्लियर हो गई सर? नेपोलियन की विधि संहिता में प्रत्येक पुत्र को संपत्ति का अधिकार दिया, ब्याज की दरें निश्चित कर दी, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भाई साहब विवाह को समझौता नहीं माना गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता में नेपोलियन को एक स्थायी बंधन के विवाह को एक स्थायी बंधन के रूप में स्वीकार किया। जो विवाह था, इस विवाह को एक स्थायी बंधन के रूप में स्वीकार किया कि भैया कोई विवाह जो है या कोई तमाशा थोड़ी है कि कभी भी जोड़ सकते हैं कभी भी तोड़ सकते हैं। नो नेवर। विवाह जो है एक परमानेंट है जी, विस्थायी बंधन है। नेपोलियन की विधि संहिता की यह बेहद खूबसूरती थी। इसीलिए नेपोलियन क्या कहता है, नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता के माध्यम से फ्रांस में जो पुरातन एक व्यवस्था चली आ रही थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया था। इसीलिए नेपोलियन ने क्या कहा, आने वाली पीढ़ियां मुझे मेरे युद्धों से नहीं मेरी विधि संहिता से याद रखेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वित्त मंत्री से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की? न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न ऋण। तुर्गो, नेकर, केलोन, ब्रिसो, अनुत्तरित प्रश्न है। कोई दिवालियापन नहीं होगा, कोई कर नहीं लगाए जाएंगे और नहीं मेरे प्यारे साथियों कोई अधिक ऋण लिया जाएगा। बताओ सर, याद रखना तुर्गो को वित्त मंत्री बनाया गया था 1774 में और तुर्गो ने यह बात कही थी। तुर्गो के बाद नेकर वित्त मंत्री बना था और नेकर ने ही सबसे पहले, याद रखिएगा, राज्य के आय व्यय का विवरण जो है वह आम जनता के सामने रखा था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो तुर्गो सही जवाब रहेगा। फ्रांस की क्रांति के समय थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया का आशय क्या है? आतंक के शासन की समाप्ति, आतंक के शासन का आरंभ, नेपोलियन का सत्तारूढ़ होना, राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान की घोषणा। अनुत्तरित प्रश्न है। थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया, हम इसे थर्मोडोरियन षड्यंत्र भी कहते हैं, यह क्या है? बताओ साहब। बेहतरीन सवाल है सर यह, और बहुत बार आपके सवाल में पूछा जाता है। बात है 28 जुलाई 1794 की, बहुत अच्छे से सुनिएगा। 28 जुलाई 1794 की एक महत्वपूर्ण घटना आपके यहां पर घटित होती है। मूल रूप से 5 सितंबर 1773 से लेकर के 28 जुलाई 1794 तक फ्रांस में आतंक का राज्य रहता है। कौन सा राज्य रहता है सर? याद रखिएगा, आतंक का राज्य यहां पर रहता है, द स्टेट ऑफ टेररिस्ट। ठीक है, कहां पर? फ्रांस में। अब यहां पर क्या हुआ, 28 जुलाई 1794 को जो आतंक के राज्य का संस्थापक था जिसका नाम था रोबस्पियर, बहुत अच्छे से सुनिएगा, जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा, रोबस्पियर। इस रोबस्पियर को कर दिया गया गिलोटीन। गिलोटीन क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा मैं आप लोगों को। गिलोटीन कर दिया गया और इसी की हत्या के साथ फ्रांस में आतंक के शासन की समाप्ति हो गई थी। इसीलिए हम कहते हैं थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया के अंतर्गत फ्रांस में आतंक के राज्य की समाप्ति हुई। अब फ्रांस में जो कैलेंडर था, बहुत अच्छे से समझिएगा, फ्रांस में क्या था? जो कैलेंडर था, इस कैलेंडर में जो जुलाई का महीना था, इस जुलाई के महीने को हम क्या कहते थे? याद रखिएगा, थर्मोडोरियन कहा करते। क्या कहते हैं? थर्मोडोरियन कहते हैं। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को हम क्या कहते हैं? थर्मोडोरियन कहते हैं। अब आप कहोगे सर गिलोटीन क्या होती है? देखो, जब मैं पढ़ाता हूं ना मेरी क्लास में, तो मैं प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक क्लास में जो है शानदार चित्रों के माध्यम से पढ़ाता हूं। गिलोटीन एक प्रकार की मशीन हुआ करती थी जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी जाती थी। इस प्रकार की हुआ करती थी गिलोटीन। ये अपराधी है,
इस अपराधी को यहाँ पर लेटा दिया गया है, ऊपर जो है ये कटर लगा हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं ब्लेड लगा हुआ है। ये जल्लाद है और यह व्यक्ति जिसको सजा दी जा रही है, इसकी गर्दन इधर कर दी गई, बाहर झुका दी गई, ऊपर से लॉक लगा दिया गया है। ये क्या है? लॉक है। अब ये इस रस्सी के माध्यम से इसको छोड़ेगा, कटर नीचे गिरेगा जैसा कि यहाँ पर गिर चुका है, और इसकी गर्दन कट करके जो है नीचे रखे हुए बास्केट में गिर जाएगी, और ये जनता को दिखाएगा कि देखो मैंने मार दिया है। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी जाती थी। इस प्रक्रिया को हम गिलोटीन कहा करते थे। ये देखिए सर, ये फ्रांस में तब का फोटो है जब किसी व्यक्ति को गिलोटीन किया जाता था। ऐसा माना जाता है, जो गिलोटीन का चित्र आपके सामने नजर आ रहा है, यह फ्रांस के राजा लुई 16वें को जब गिलोटीन किया गया था, यह तब का फोटो है। देखिए वही कटर गिरा, ठीक है, गर्दन अलग हो गई, गर्दन को जो है आम आदमी को दिखाया जा रहा है कि देखो देखो हमने इसको मार दिया है। ठीक है। फ्रांस में जब आतंक का राज्य स्थापित किया गया था ना, किसके द्वारा? रॉबस्पियर के द्वारा। तो मेरे प्यारे साथियों, माना जाता है कि 15,000 लोगों को गिलोटीन किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंक के राज्य का नेता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, रॉबस्पियर, डुमोरिये, मिराबो? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ साहब। फ्रांस की क्रांति के बाद वहां पर, याद रखिएगा, आतंक के राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबस्पियर था। रॉबस्पियर को गिलोटीन किया गया था मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से याद रखना। कब किया गया था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, 28 जुलाई 1794। 28 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को गिलोटीन किया गया, और इसे गिलोटीन करने के बाद फ्रांस में आतंक के राज्य की समाप्ति हुई, जिसे हम थर्मोडोरियन की प्रतिक्रिया या थर्मोडोरियन षड्यंत्र कहते हैं। मिराबो कौन था? मिराबो यहाँ पर एक व्यक्ति है जी, बहुत अच्छे से सुनिएगा। जब 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी, तो मिराबो ने ही गरज कर कहा था। बेसिकली यह लोग जो हैं वर्साई के महलों में बैठक करना चाहते थे, लेकिन वर्साई के महलों में ताला लगा दिया गया था राजा के आदेश से। तो ये लोग जब वर्साई के महलों में पहुंचे तो बैठक नहीं कर पाए, तो पास के ही टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को यह बैठक करते हैं और कहते हैं, मिराबो ने कहा था कि हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक देश के लिए एक नया संविधान नहीं दे देते। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, यह किसने कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति संभव नहीं होती? वोल्टेयर ने कहा, लाफाइते ने कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, मिराबो ने कहा था? बताओ। एक कथन है जी, यह किसने कहा कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती? बेहतरीन प्रश्न है सर। यह बात कही थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। बिल्कुल सही कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कही थी। जीन जोसेफ रूसो, इसने किताब लिखी थी सामाजिक संविधा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समानता, ठीक है ना, कुछ सिद्धांत दिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जनक इसे ही माना जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का जनक माना जाता है, और यही फ्रांस की क्रांति के आदर्श वाक्य बने थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मेरे प्यारे साथियों, रूसो वही है जिसने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र वह हर कहीं जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। रूसो के द्वारा ही सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। रूसो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा, इसने सिद्धांत दिया था सामान्य इच्छा का सिद्धांत, पीपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जनरल विल। ये किसने दिया था? यह रूसो ने दिया था। अगला प्रश्न, फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस है यह कब मनाया जाता है? 17 जून, 20 जून, 27 अगस्त, 14 जुलाई? अनुत्तरित प्रश्न है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं साहब? 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक उसी प्रकार फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सर याद रखना, 14 जुलाई को। देखो 14 जुलाई हमारे फ्रांस की क्रांति में काफी महत्वपूर्ण, इसी दिन 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में बेसिकली क्या हुआ था, एक किला था, नाम था बास्तिल। इस बास्तिल दुर्ग में आग लगा दी गई थी, तो बास्तिल के दुर्ग का पतन हो गया था। बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ, इस बात की सूचना फ्रांस के राजमहलों में पहुंचती है, तो वहां पर राजा कहता है,
राजा क्या कहता है कि यह तो विद्रोह है, लेकिन पास में खड़ा हुआ मंत्री दिलिया कून कहता है राजन यह विद्रोह नहीं यह क्रांति है। यह क्या है? यह विद्रोह नहीं, यह क्रांति है। तो बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ और राजा लुई 16वां कहता है यह विद्रोह है। दिलिया कून जो पास में खड़ा हुआ मंत्री कहता है राजन यह विद्रोह नहीं यह क्रांति है। 14 जुलाई जो है फ्रांस में राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई फ्रांस में किस रूप में मनाया जाता है? याद रखिएगा, तो फ्रांस में राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ गई क्या बात? फ्रांस में राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, यह बात थोड़ा सा याद रखना। और मेरे दोस्त, इस दिन जो है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी होता है। 14 जुलाई 1789 में बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ था। चीजें अपने आप आपकी क्लियर हो रही होगी। क्लास पसंद आ जाए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्रिप्शन, आपके द्वारा किया गया लाइक हमें मोटिवेशन करता है। मेरे दोस्त इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, इतिहास विषय में कुछ नया करना है। मेरा सपना है कि हर एक इतिहास के विद्यार्थी को, हर एक इतिहास का प्रेमी जो है वह सरकारी सेवा में आना चाहिए। यह मेरा सपना है। कभी बात करेंगे बहुत शानदार किताबों के बारे में, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए विद्यार्थियों को इतिहास के क्षेत्र में। मैं रिसर्च कर रहा हूं इस क्षेत्र में, कई सारे नए प्रश्न बना रहा हूं। बहुत जल्दी आप सब प्यारे साथियों के लिए इतिहास के प्रश्नों की एक अद्भुत श्रृंखला लेकर के आऊंगा, जो उस लेवल के होंगे जिसमें आप नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे तब भी काम आएंगे। कमेंट करके बताइएगा शुरुआत कहां से की जाए, प्राचीन भारत से, मध्यकाल से, आधुनिक भारत से की जाए, या विश्व इतिहास से की जाए, या हिस्टोग्राफी से की जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच आपके लिए लेकर के आऊंगा। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला तैयार कर रहा हूं मैं। ठीक है, पीवाईक्यू तो हम करवा ही रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स चल ही रहा है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप सभी के लिए तो मेहनत की जा रही है मेरे दोस्त, किसी और के लिए नहीं, ताकि इतिहास में विद्यार्थियों को एक ऐसा शानदार पाठ्यक्रम, एक ऐसा शानदार पाठ्य सामग्री प्राप्त हो सके जिससे विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर सके मेरे प्यारे साथियों, केवल और केवल आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गेबेल क्या होता है? फ्रांस की क्रांति में कुछ कर लगाए गए थे सर। गेबेल एक कर आता है, टिथ आता है, बेनेनाइट आता है। ठीक है, एक कर आता है जिसे हम कोर भी कहते हैं। ये क्या होता है? नमक कर है, धार्मिक कर है, आयकर है, बेलेनाइट है। अनुत्तरित प्रश्न है, नमक क्या है? देखो, एक तो होता है गेबेल, एक आता है कोरबी। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर एक कर आता था टीथ। आप यहाँ पर याद रखना, चूंकि गेबेल पूछा गया है, गेबेल एक प्रकार का नमक कर होता है। कोरबी क्या होता है? कोरबी होता है जी बेगार, फ्री में काम करवाना। एक प्रकार का फ्रांस की क्रांति में सड़क पर किया जाने वाला श्रम, सड़क पर किया जाने वाला श्रम, इसे क्या कहते हैं? कोरबी। और टिथ क्या होता है? टिथ एक प्रकार का धर्माधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला कर था, जो एक प्रकार का कृषि कर था। क्लियर हो गई? मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, फ्रांस की क्रांति शायद इसमें अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। नेपोलियन बोनापार्ट तो है, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये कई सारे कर थे यहाँ पर, तो इनको थोड़ा सा याद रखना। एक बेलेनाइट होता है जो बूचड़ खाने और शराब पर लिया जाने वाला कर होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में लेत्र द काशे क्या होता है? गिरफ्तारी वारंट एक प्रकार का कर। फ्रांस में प्रांतीय व्यवस्था, फ्रांस का बुर्जुआ वर्ग और अनुत्तरित प्रश्न होता है। बताओ, फ्रांस की क्रांति में एक शब्द यहां पर हम देख रहे हैं जिसका नाम आता है लेत्र द काशे, यह क्या होता है? बताओ, फ्रांस की क्रांति में एक शब्द है लेत्र द काशे, यह क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जरूर जवाब दीजिए। सर याद रखिए, फ्रांस की क्रांति में जो लेत्र द काशे आता है, यह एक प्रकार का वारंट था जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो एक प्रकार का वारंट था जी, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे ही क्या कहते हैं? लेत्र द काशे कहते हैं।
टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई थी? 17 जून 1789, 20 जून 1789, 27 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789 और अनुत्तरित प्रश्न है। टेनिस कोर्ट की जो शपथ है इसे क्या कहा गया था? इसकी अध्यक्षता जीन बेली ने की थी, प्रस्ताव मेनियर ने लिखा। तो याद रखिएगा इसका प्रस्तावक कौन था? प्रस्तावक मेनियर था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जीन बेली। और यहां पर एक व्यक्ति और था, नाम था मिराबो। ये मिराबो वही व्यक्ति था जो अपनी बहुत गर्जना भरी आवाज के लिए जाना जाता था। मिराबो ने ही कहा था कि हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस को एक नया संविधान नहीं दे देते। किसने कहा था? मिराबो ने कहा था। कब कहा था? 20 जून 1789 को कहा था। कहाँ कहा था? टेनिस कोर्ट की शपथ में कहा था। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं सर, बड़ा आनंद आएगा, आप लोग प्रफुल्लित हो जाएंगे चित्र देख करके कि जब टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी उस समय परिस्थितियां कैसी थी। बहुत शानदार तरीके से देखिएगा सर। सर ये देखिए, ये थी टेनिस कोर्ट की शपथ। ये टेनिस कोर्ट में आ गए थे और यहाँ पर ये मिराबो है, ये नेमियर है, ये जीन बेली है, यहाँ पर ये जबरदस्त तरीके से शपथ ले रहे हैं। और वर्तमान में इस टेनिस कोर्ट जो है इसे संग्रहालय के तौर पे बदल दिया गया है। ये रहा सर संग्रहालय। ये टेनिस कोर्ट का शपथ का संग्रहालय है जिसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। ये जो आप किले की प्रतिकृति देख रहे हैं, ये बास्तिल के दुर्ग का एक स्टेच्यू यहाँ पर रखा गया है। किसका है भैया? बास्तिल का किला, जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रतीक माना जाता है, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर तैयार कर दी गई है। ये जीन बेली है सर, देखिए। हाँ हाँ हाँ, क्या गजब का दृश्य है सर। किसी भी देश को क्रांति ऐसे ही नहीं मिलती। इस क्रांति को प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों को नींव का पत्थर बनना पड़ता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए जी अगला प्रश्न देखिए। हाँ हाँ हाँ, गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792, 22 सितंबर 1792, 23 सितंबर 1792 और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? बताओ। देखो घटना है 20 सितंबर 1792, एक युद्ध होता है वाल्मीकि का युद्ध। वाल्मीकि के युद्ध में फ्रांस की सेना जो है प्रसा की सेना को हरा देती है। 20 सितंबर 1792 यहां पर जो युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम क्या आता है? याद रखिएगा, बैटल ऑफ वाल्मी, यानी कि वाल्मी का युद्ध। इस वाल्मी के युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? फ्रांस और, मेरे दोस्त याद रखिएगा जी, प्रशा के बीच में। फ्रांस जीत जाता है, प्रशा हार जाता है। इस युद्ध के अगले ही दिन यानी कि 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में किसकी स्थापना कर दी गई? याद रखना, गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, बैटल ऑफ वाल्मी, वाल्मी के युद्ध के बाद फ्रांस में किसकी स्थापना हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हमसे विद्यार्थी पूछते हैं, विद्यार्थी मैं माफी चाहूंगा, अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं सर हमने जो पढ़कर गए थे वहां से तो सवाल आया ही नहीं। अरे हमारे पढ़ने की दृष्टिकोण वैसा नहीं था। यहाँ पर प्रश्न हमने क्या पढ़ा कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तारीख हमें पता है कि भैया 21 सितंबर 1792 को हुई, लेकिन प्रश्न घुमा करके पूछ दिया कि बताओ फ्रांस में जब गणतंत्र की स्थापना हुई थी वह कौन से युद्ध के बाद हुई? वाल्मीकि का युद्ध कब हुआ? 20 सितंबर 1792 को हुआ। किस किस के बीच हुआ? फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर हो गई? चलो, किसने अमेरिकन और फ्रांसीसी क्रांतियों में दोनों में भाग लिया? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अमेरिकी क्रांति में भी भाग लिया, फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया। लाफायते, मिराबो, रॉबस्पियर, मारा। अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने, मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका की क्रांति में भी भाग लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रांस की राज्य क्रांति में भी भाग लेता है। बताओ कौन है? देखो 1781 की बात है, 1781। एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ यार्क टाउन। यार्क टाउन का युद्ध, यार्क टाउन का युद्ध जो है यह मूल रूप से किस किस के बीच हुआ? अमेरिका वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ। अमेरिका का जो सेनापति था उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। इंग्लैंड का सेनापति था उसका नाम था कॉर्नवालिस। इस जॉर्ज वॉशिंगटन का साथ दिया था लाफायते ने। क्लियर हो गई? लाफायते फ्रांस का सेनापति था, तो यह रहा लाफायते। क्लियर हो गई? तो लाफायते जो है मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1781 के यॉर्कटाउन के युद्ध में लाफायते ने वॉशिंगटन का सहयोग किया।
और वाशिंगटन और लाफायते की संयुक्त सेना ने मिलकर कॉर्नवालिस को पराजित किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसी ने फ्रांस को मानवाधिकारों की घोषणा पत्र तैयार किया था। किसने? लाफायते ने। लाफायते दिखता कैसा था सर? थोड़ा सा देखो ना लाफायते को। देखो अपने पास तो सारे चित्र है जी, मैं बिना फोटो के तो कोई बात ही नहीं करता। देखो लाफायते है यह। इसी लाफायते के नेतृत्व में फ्रांस में नेशनल गार्ड का गठन किया गया था। ये बात आपको पता है? लाफायते के नेतृत्व में के नेतृत्व में फ्रांस में किसकी स्थापना की गई थी? नेशनल गार्ड की स्थापना की गई थी। यह है लाफायते। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न ये रहा। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन किंतु आपके विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करूंगा। एक कथन है जी। हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊं, लेकिन याद रखना, मैं आपके विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करूंगा। वोल्टेयर, रूसो, दिदरो, मोंटेस्क्यू अनुत्तरित प्रश्न है। यहां पर आपके समक्ष मेरे प्यारे साथियों एक सेंटेंस दे रखा है फ्रांस की क्रांति के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी का, जिसने एक लेख लिखा था, नाम था लेटर्स ऑन इंग्लिश। इसका लेख कौन सा है? लेटर्स ऑन इंग्लिश। LATTERS, लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है। और ये कथन कहा था वोल्टेयर ने। आप राजस्थान पत्रिका अखबार पढ़िए। राजस्थान पत्रिका अखबार जो है ना, उस अखबार में मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, यह जो सेंटेंस है यह हमेशा लिखा हुआ था। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊं, लेकिन मैं आपके विचार पर अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करूंगा। वोल्टेयर ने यह बात कही थी। वोल्टेयर के कुछ शानदार कथन हैं। इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो, है ना। वोल्टेयर कहता है अगर ईश्वर नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। वोल्टेयर कहता है 100 चूहों के बजाय एक शेर का शासन अच्छा है। समझ में आ गई कि आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 100 चूहों के बजाय एक शेर का शासन अच्छा है, ये वोल्टेयर ने कहा। अगर ईश्वर नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। वोल्टेयर कहता है इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो। वोल्टेयर कहता है, क्या कहता है? हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करूंगा। इसी ने किताब लिखी थी लेटर्स ऑन इंग्लिश। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो सर, कुछ राजा। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां, 15वां, 16वां, 18वां अनुत्तरित प्रश्न है। हा हा, क्या गजब के कथन है सर। इनमें से कुछ राजाओं ने कुछ बात कही थी। लुई 14वें ने कहा मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वां कहता था प्रलय तो मेरे मरने के बाद होगी। और लुई 16वां कहता था काश मैं त्याग पत्र दे पाता। इसका कथन क्या था? मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वां क्या कहा करता था? ये कहा करता था प्रलय तो मेरे मरने के बाद आएगी। प्रलय तो मेरे मरने के बाद आएगी, ये कहा करता था। लुई 16वां कहा करता था काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता। और इस समय शासक कौन था? लुई 16वां था। क्या बात क्लियर हो गई? फ्रांस में जब क्रांति हुई उस समय राजा कौन था? याद रखना, यह था लुई 16वां। क्लियर? चलो अगली बात। कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन की सेना से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है? एक कथन है जी, कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन की सेना से ज्यादा प्रभावशाली था। यह किसने कही थी? बहुत अच्छे से इन बातों को समझिएगा। लॉर्ड एक्टन ने कही, रूसो ने, वोल्टेयर, दिदरो अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ। कागज का यह टुकड़ा, मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी फ्रांस में। क्लियर हो गई? कब हुई थी? 26 अगस्त 1789, जिसका प्रारूप लाफायते ने तैयार किया था। उनके संदर्भ में लॉर्ड एक्टन ने यह बात कही थी। किसने कही थी? लॉर्ड एक्टन ने कही थी। देखो फ्रांस, फ्रांस में क्या हुआ?
मानवाधिकारों की घोषणा होती है। कब हुई थी फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा? तारीख याद रखना, 26 अगस्त 1789। इनका प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूपकर्ता याद रखना, लाफायते। ये लाफायते वही है जिसने कहीं ना कहीं अमेरिका, मेरे दोस्त, और फ्रांस दोनों क्रांतियों में भाग लिया था। यॉर्क टाउन के युद्ध 1781 में जॉर्ज वॉशिंगटन का सहयोग किया था। नेशनल गार्ड का गठन किया गया था इसी के नेतृत्व में। क्लियर हो गई? चलो, एक्टन ने यह बात कही थी। राष्ट्रीय सभा ने सामंत प्रथा का अंत कब किया? 9 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789, 15 जुलाई 1789, 26 अगस्त 1789। राष्ट्रीय सभा जो है इसने सामंत प्रथा का अंत जो है वह कब किया था? एक बेहतरीन सवाल है आप सभी प्यारे साथियों के लिए कि राष्ट्रीय सभा जो है इसने मूल रूप से सामंत प्रथा का अंत कब किया था। याद करिए, 4 जुलाई 1789 को जो राष्ट्रीय सभा है इसका अधिवेशन रात भर चलता है। 30 कानून, 30 अध्यादेश पारित किए गए जिसमें सामंतों ने भी अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था, व्यवस्था समाप्त कर दी थी। यह घटना थी 4 अगस्त 1789 की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सु आ हा सर, 4 तारीख है। मतलब विद्यार्थियों का अक्सर कहते हैं कि सर जो है यह चीजें थोड़ा सा समझने में नहीं आती है, आप एक बार बताया करो कि तारीखें कैसे याद करें। मैं अक्सर मेरे विद्यार्थियों से कहता हूं कि विश्व इतिहास में तारीखों का बहुत बड़ा योगदान है। आप विश्व इतिहास कभी भी पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रत्येक विश्व इतिहास का चैप्टर, विश्व इतिहास का प्रत्येक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके लिए एक समरी तैयार करनी चाहिए कि इस दिन ये तारीख हुई, इस दिन ये घटना हुई, इस दिन ये घटना हुई। ये चीजें आप लोगों को बहुत उपयोगी रहेगी। असुमेलित होगा 17 जून 1789, तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट की शपथ। 9 जुलाई 1789 राष्ट्रीय सभा ने राष्ट्रीय संवैधानिक सभा घोषित कर दिया। 14 जुलाई 1789 स्टेट जनरल का अधिवेशन। अनुत्तरित प्रश्न है। यहां पर गलत क्या है? याद करिए, हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं भैया। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था भैया? याद रखना, बास्तिल के किले का पतन हुआ था। बास्तिल दुर्ग का क्या हुआ था? पतन हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। स्टेट जनरल का जो अधिवेशन है वो 5 मई 1789 आएगा। क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्लास कैसी लग रही है? आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ या ना का जवाब दो ना मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, मेरे शेरों, मेरे। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी के लिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन के इतिहास विषय के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 30 और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि का महाबचत ऑफर लेकर आ रहा हूं मैं। तो इतिहास के सभी कोर्सेज पर वैलिड रहेगा, जिसमें 50% तक की डिस्काउंट और 3 महीने की अतिरिक्त वैधता आपको सभी कोर्सेज पर दी जाएगी। यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स है, हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर अब हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें हम केवीएस की तैयारी कर लें, एनवीएस की कर लें, डीट्रिपल्स की कर लें, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की, एमपी यूपी, यानी कि जहां भी इतिहास विषय की पीजीटी होता है उसे। तो ये फाउंडेशन कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है। विश्व इतिहास का है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत है। टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, सबसे बड़ी विशेषता टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होने वाली है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर आपके नोट्स बड़े शानदार होते हैं। मैंने कहा भाई उसकी भी पीडीएफ नोट्स के लिए कोर्स अवेलेबल करवा दिया गया है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बाकी किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो 8802060952 होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। के लिए ये रहा, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी किसके द्वारा पारित किया गया? राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सम्मेलन, संचालन मंडल, नेपोलियन। अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बेहतरीन सवाल है। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी जो है यह किसके द्वारा पारित किया गया था? सर एक बात याद रखिएगा, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी जो है वह 3 नवंबर 1789 को पारित किया गया और इस एक्ट के माध्यम से चर्च की जो संपत्ति थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्लियर हो गई? कब पारित किया गया? 3 नवंबर 1789 को पारित किया गया। और इसके तहत चर्च की जो संपत्ति थी,
इस चर्च की संपत्ति का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 3 नवंबर 1789 को पारित किया था और इसको पारित करने वाली कौन थी? नेशनल असेंबली थी, यानी कि राष्ट्रीय सभा थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन थी साहब? याद रखिएगा जी, राष्ट्रीय सभा थी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, यह चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। यह कथन किसका है? अगर आप इस कथन को पढ़ोगे ना कि यह चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं, तो आपको इस कथन में अहम की भावना दिखेगी, ईगो की भावना दिखेगी। निकोलस द्वितीय, पीटर, लुई चौदहवां, लुई 16वां। अनुत्तरित प्रश्न है, यह चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। यह कथन किसने कहा था? सर याद रखना, यह कथन कहा था फ्रांस का सम्राट लुई 16वां, क्यों जब फ्रांस में क्रांति हुई ना, तब यही राजा था। यही वह राजा है जो कहा करता था, क्या कहा करता था? काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता। यही है वह व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, पिरामिडों की लड़ाई में नेपोलियन ने किस देश को पराजित किया? प्रशा, मिस्र, इंग्लैंड, भारत। और अनुत्तरित प्रश्न, बैटल ऑफ पिरामिड्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? पिरामिडों की जो यह लड़ाई थी, यह 1798 में हुई थी। ठीक है, एक तरफ मिस्र था, एक तरफ मेरे प्यारे साथियों नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन जीत जाता है, मिस्र हार जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने साथ रोसेटा पत्थर लेकर आता है। यह रोसेटा पत्थर मिस्र के इतिहास को जानने का स्रोत है। कौन है रोसेटा? क्या है रोसेटा पत्थर? तो याद रखिएगा, मिस्र के इतिहास को जानने का स्रोत है यह। इसको किसने पढ़ा था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, चैंपोलिन ने पढ़ा था इसे। चैंपोलिन ने पढ़ा था। और जब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र चला जाता है, तो मिस्र जाते ही सबसे पहले वह पिरामिडों के साथ साथ याद रखिएगा किसको देखता है? तो मेरे दोस्त वह देखता है कहीं ना कहीं वहां की मम्मियों को, जो मम्मी थी फ्रांस में, मिस्र में। मैं चित्र दिखाता हूं, देखो आप लोगों को। ये है सर, ये है मिस्र की इजिप्ट की लड़ाई, बैटल ऑफ इजिप्ट। पिरामिड, ये पीछे आपको पिरामिड नजर आ रहा होगा, आप देखिए, ये मिस्र देश में है। ये नेपोलियन बोनापार्ट जा रहा है और मिस्र की लड़ाई में मिस्र को जीत लेता है, और यहां पर इस तरह से पिरामिडों को देखता है। देखो, ये है, ये है सर नेपोलियन बोनापार्ट, ये खड़ा। और ये मिस्र में पिरामिड है जिसको दास उठाए हुए हैं, गुलाम उठाए हुए हैं। और उस पिरामिडों को, आपको पता होगा, पहले मिस्र की सभ्यता पढ़ाई जाती थी सर, जब सिलेबस में थी हमारे, लेकिन अब नहीं है। तो मिस्र में क्या होता था, जो उनके लोग होते थे जिनका देहांत हो जाता था, तो उन पर एक विशेष प्रकार का लेप लगा करके चारों तरफ सूती कपड़ा बांध करके उनको एक बक्से में बंद कर दिया जाता था, जिसको मम्मी कहा करते थे। तो एक मम्मी उसने प्राप्त करी, उस मम्मी के चारों तरफ जो कपड़ा लगा हुआ था उसको हटवाता है और देखता है कि ये लोग कैसे थी। तो ये चित्र हमें देखने को मिलता है। और रोसेटा पत्थर प्राप्त किया था जिसमें मिस्र के इतिहास की और मिस्र की लिपि की जानकारी मिलती है, वह ऐसा होता है। चैंपोलिन नाम के इतिहासकार ने इसे पढ़ा था। यह है सर रोसेटा पत्थर। मूल रूप से मिस्र का एक प्रकार का शिलालेख है, जिसमें मिस्र के इतिहास की सारी जानकारियां हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न, नेपोलियन ने पोप के साथ कान का डेटा धार्मिक समझौता किया था, कब था? इस समय पोप कौन था? तो पोप था पायस सप्तम। कौन था पोप? पायस सप्तम था। और ये कान का डेटा क्या है? तो याद रखिएगा जी, यह एक प्रकार का धार्मिक समझौता है। क्या था? धार्मिक समझौता। 1800, 1801, 1802, 1804। अनुत्तरित प्रश्न है, कान का डेटा नामक धार्मिक समझौता जो है वह कब किया था? मेरे दोस्त याद रखना, 14 जुलाई 1801 को। क्या कहता है? 14 जुलाई 1801 को यह धार्मिक समझौता करता है। नेपोलियन के कभी कभी प्रश्न उठाए जाते हैं, जब आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो नेपोलियन के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं उसके धर्म को लेकर के, कि साहब उसने तो पोप के साथ समझौता किया था और अपने आप को सरेंडर कर दिया था। लेकिन नेपोलियन के धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में स्वयं नेपोलियन अपनी किताब नेपोलियन द लीजेंट में लिखता है। क्या लिखता है? कि लोग कहते हैं कि मैं पोपवादी हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद लिखा है कि लोग कहते हैं कि मैं पोपवादी हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। मैं मिस्र में मुसलमान हूं और फ्रांस में कैथोलिक हूं। ये नेपोलियन बोनापार्ट खुद कहा करता था। क्या कहा करता था? कि लोग कहते हैं कि मैं पोपवादी हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मिस्र में मुसलमान हूं और फ्रांस में कैथोलिक हूं।
ठीक है, तो जो लोग जैसे थे ना उसके साथ वैसा हो जाया करता था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन कब किया? 1799, 1800, 1802, 1804। अनुत्तरित प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन जो है वह कब किया था? बेसिकली नेपोलियन ने अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, चलिए। किस वर्ष नेपोलियन को फ्रांस का वंशानुगत शासक बना दिया गया? 1802, 1803, 1804, 1805। अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा समय जब नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का वंशानुगत राजा बना दिया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट 2 दिसंबर 1804। फ्रांस में एक चर्च होता है और उस फ्रांस के चर्च को कहा जाता है नोत्रे दामे। इस नोत्रे दामे चर्च में फ्रांस का राज्याभिषेक नेपोलियन बोनापार्ट अपना राज तिलक करवाता है। और इस समय पोप कौन था? पोप था पायस सप्तम। तो मेरे दोस्त कहानी सुनिएगा। कहानी यह है 2 दिसंबर 1804, सर्दी का महीना था। फ्रांस के पेरिस में एक चर्च होता है जिसे नोत्रे दामे चर्च कहते हैं। उस नोत्रे दामे गिरजाघर में राज्याभिषेक करवाकर विधिवत फ्रांस का राजा बना कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इसके पहले नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल यानी कि प्रथम सलाहकार था। जब पोप ने राजमुकुट नेपोलियन बोनापार्ट के सिर पर रखना चाहा तो नेपोलियन बोनापार्ट के जो है वो पोप के हाथों से राजमुकुट लेकर के स्वयं अपने हाथों पर पहन लेता है, अपने हाथों से धारण कर लेता है अपने सिर पर और कहता है कि यह मुकुट मैंने कचरे के ढेर पर पड़ा मिला था, मैंने अपनी ताकत के बल पर इसे उठा लिया है, तो मैं इसे पहनाने का श्रेय दूसरे को क्यों दूं? मैंने राजमुकुट धूल में पड़ा मिला, मैंने उसे प्राप्त किया, तो मैं उसे पहनाने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों दूं? क्या ये बात क्लियर हो गई? ऐसा था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के राज तिलक के चित्र में आप लोगों को दिखाता हूं कि उसका जब राज्याभिषेक हुआ था। यह है सर नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक। देखिए सर, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये नेपोलियन बोनापार्ट का राज तिलक हो रहा है। ये उसकी रानी है, ये पोपाय सप्तम। ये जो बैठा हुआ है ना, ये है नेपोलियन बोनापार्ट। सॉरी, माफी चाहूंगा, ये है नेपोलियन बोनापार्ट जो राज तिलक स्वयं अपने हाथ से अपने सिर पर धारण कर रहा है। क्लियर हो गई? और ये पोपायस है, ये इसकी पत्नी जोसफाइन है। ठीक है, जो इससे बड़ी थी, 6 साल विधवा थी, लेकिन सुंदर महिला थी। नेपोलियन बोनापार्ट जब मरता है ना, तो अपने जीवन के अंतिम समय में पता है क्या कहता है? जीवन के अंतिम समय में नेपोलियन बोनापार्ट के मुख से उसकी पत्नी का ही नाम निकला था, जोसफाइन, जोसफाइन, जोसफाइन। इसकी दूसरी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, नाम था मेरिया लुइस। चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। कोर्शिका द्वीप किस व्यक्ति से संबंधित है? मुसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन, चर्चिल। अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई, कोर्शिका द्वीप बड़ा महत्वपूर्ण है सर। इटली में था, फ्रांस का नियंत्रण था, भूमध्य सागर में था। सर याद रखना, यह आपके नेपोलियन बोनापार्ट से है। 15 अगस्त 1769 को यहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कोर्शिका द्वीप अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से नजर आता है आप लोगों को। देखिएगा, ये आपको नक्शा नजर आ रहा है, यहाँ पर फ्रांस है, ये इटली है, ये कोर्शिका द्वीप है, ये मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर है। ये सार्डिनिया पिनमोंट का क्षेत्र हो जाता है, सीसली के राज्य। कभी चर्चा करेंगे जब इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है कोर्शिका द्वीप। इसी कोर्शिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सर ऐसे पढ़ाता हूं मैं मेरे ऐप पे, अब आपको विश्वास हो गया होगा ना। इस तरह से मैप में बाकायदा कोर्शिका द्वीप के बारे में बताया जाता है, कहां पर है, किस तरह से जन्म हुआ। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, नेपोलियन बोनापार्ट की चित्र है मेरे पास। यह है सर नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, ये नेपोलियन बोनापार्ट की पीडीएफ है, उसका हमने थोड़ा सा परिचय दे दिया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का चित्र दिखाया, है ना। जन्म दिखाया इटली के कोर्शिका द्वीप में, जो फ्रांस के अधीन था। अजेसियो ने स्थान है, ये कोर्शिका हो गया, फ्रांस, इटली। ये ऐसा दिखता है वर्तमान में। रूसो कहता है किसी दिन कोर्शिका द्वीप विश्व को आश्चर्यचकित कर देगा। भैया पढ़ा रहा हूं ना, एक बात याद रखना, मैं अपने इतिहास विषय के साथ कभी बेईमानी नहीं करता हूं।
हाँ, कि कुछ भी पढ़ा दिया, एरा गेरा नत्थु गेरा, है ना। घास काटना उद्देश्य नहीं है, पढ़ा रहा हूं ना तो उद्देश्य है कि जो पढ़ रहा है विद्यार्थी उसकी नौकरी लगनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि आपका भी है, नहीं तो भेड़ बकरियों की तरह विद्यार्थी है जी, है ना। भेड़ चाल चले जा रहे हैं कि यहाँ एक नाम है जी फलाना, उसका खरीद लो, ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता है ना तो फिर 4 साल बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता की भर्ती 4 साल में एक बार आती है सर, और ये मौका बार बार नहीं आता। अभी तो घर वाले आपका साथ दे देंगे, कोई बात नहीं बेटा तैयारी कर लो, लेकिन 4 साल बाद साथ देंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। नेपोलियन के बारे में बताया कि यूनानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ घाटी का शेर होता है। आप पढ़िए ना सर। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जब मेरा जन्म हुआ फ्रांस जल रहा था। नेपोलियन की आत्मकथा क्या है, नेपोलियन को उपनाम देखो, क्रांति पुत्र, छोटा रोबस्पियर, लिटिल कोशकोपर है, यूरोप का निर्माता मैन ऑफ डेस्टिनी है, द्वितीय जस्टिनियन है, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, ठीक है ना। ये इसकी पत्नी थी जिसके साथ विवाह किया, नाम था जोसफाइन, बड़ी थी, सुंदर थी, विधवा थी। 1796 में शादी करता है। कार्नो ने इसे ऑस्ट्रिया अभियान पर भेजा, ऑस्ट्रिया के साथ कंपोनियों की संधि की। मिस्र अभियान 1798 देखो सर, है ना। और युद्ध स्थल जल युद्ध में हार गया था। रोसेटा पत्थर प्राप्त किया, चैंपोलियन ने पढ़ा था सर, ये देखो। इसके बाद फ्रांस लौट आया, फ्रांस का शासनकाल, फ्रांस का सम्राट, प्रथम कौंसल के तौर पर उसके उद्देश्य क्या थे, उसने क्या क्या कार्य किए, देखो। नया संविधान बनाया, ठीक है ना। सत्ता का केंद्रीयकरण किया, आर्थिक सुधार किए, बैंक ऑफ फ्रांस, फ्रैंक नामक मुद्रा आ गई, ठीक है। इसके अलावा ईओडी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनेन आ गया। एमेगर्स के साथ समझौता, एमेगर्स क्या होते हैं, फ्रांस छोड़कर जाने वाले सामंत, इनके साथ पोप के साथ समझौता करता है, जिसे कान का डेटा कहा जाता है। कब करता है, याद रखिएगा, यह 1801 में करता है। समझौते की क्या क्या बातें थी सर, सारी मैंने बताई है सर। प्रशासनिक सुधार क्या क्या किया, नेपोलियन की विधि संहिता, ये देखो सर मैंने चित्र के साथ बताई आपको, ठीक है ना। क्या क्या कानून पारित किए, इसके अलावा नेपोलियन की विधि संहिता के क्या क्या प्रावधान थे, शिक्षा में क्या क्या सुधार किया, लाइसीज क्या होते थे, कुछ और सुधार किया, नया एक सम्मान दिया, मोदी जी को मिला था सर हमारे, फ्रांस के सम्राट के तौर पर। हाँ हाँ हाँ, देखो साहब, 2 दिसंबर 1804 फ्रांस के नोत्रे दामे चर्च में नेपोलियन का राज्यभिषेक हुआ, पोपाय सप्तम था, ठीक है ना। ये देखो पूरी घटना बताई है मैंने आप लोगों को। इसके अलावा फ्रांस के सम्राट के रोल में उसने क्या क्या कार्य किया, तो भैया ये सब चीजें पढ़ाई जाती है जी। क्लियर हो गई। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे प्यारे साथी जितने भी पढ़ रहे हैं उनकी नौकरी लगना चाहिए, और आपका भी मैं मान के चलता हूं कि आपका भी यही उद्देश्य होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के साथ करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से क्लास को लाइक करें, शेयर करें। 3-4 प्रश्न और बचे हैं क्या, चलो देख लो। नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित करके प्रेसबर्ग की संधि के लिए बाध्य किया, पिरामिडों, अबू बकर, उल्म, उपरोक्त में से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न है। नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और पराजित करने के बाद उनको प्रेसबर्ग की संधि करने के लिए बाध्य किया था, तो याद रखना अल्म नगर में पराजित किया था। यह बेसिकली एक नगर का नाम था, अल्म नगर, इसमें पराजित किया था। इसके बाद जो है वह संधि कर लेते हैं। क्लियर हो गई, चलो। कौन सा युद्ध 3 सम्राटों के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिस, उल्म, फ्रीडलैंड, वेग्राम और मेरे दोस्त, अनुत्तरित प्रश्न। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, 3 सम्राट थे, रूस का जॉर्ज अलेक्जेंडर प्रथम था, फ्रांस ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस द्वितीय था, नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का, और युद्ध हुआ था ऑस्टरलित्ज का युद्ध। कब हुआ था, उसकी एनिवर्सरी के 1 साल बाद, 2 दिसंबर 1805 को। क्लियर हो गई ना। इसमें कौन कौन थे, तो याद रखना फ्रांस का था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। रूस का था अलेक्जेंडर प्रथम। चलिए इसके बाद ऑस्ट्रिया का था फ्रांसिस द्वितीय। अगला प्रश्न, वह आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। यह नेपोलियन के किस अभियान के बारे में, क्या गजब के कथन है सर। वह आया है, उसने जीत लिया, उसने देखा और जीत लिया, यह कथन किस अभियान के बारे में है। इटली, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, रूस, बताओ भाई किस अभियान के बारे। सर इटली विदेशी अभियान का सेनापति नियुक्त किया गया था 1796-97 को नेपोलियन को। तो नेपोलियन ने इटली अभियान के बारे में यह कहा गया था कि वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। क्लियर हो गई, गजब की बात है सर। अगला प्रश्न देखिए, पेरिस की औरतों ने वर्साई की तरफ कब कूच किया था। पेरिस की औरतें या पेरिस से वर्साई का मार्च कहलाता है महिलाओं का।
पेरिस से वर्साई का मार्च कहलाता है यह। 17 जून 1789, 20 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792, 5 अक्टूबर 1789। बताओ, पेरिस की महिलाओं का जो यह मार्च होता है, यह क्रांति का एक दूसरा दौर था। पेरिस में से वर्साई तक स्त्रियों ने अभियान किया। 6 अक्टूबर को स्त्रियां जो है वह पेरिस वापस लौटी, उनके साथ राज परिवार था। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर रोटी वाला है, महिलाएं नारा लगा रही थी, रोटी वाला, देखो हमारे साथ रोटी वाला है, रोटी वाले की पत्नी है, रोटी वाले का बेटा भी है। और मेरे दोस्त, यह घटना घटित हुई थी, ऐतिहासिक घटना, 5 अक्टूबर 1789। इन महिलाओं का सुरक्षा पता है कौन कर रहे थे? नेशनल गार्ड कर रहे थे। या नेशनल गार्ड, ये नेशनल गार्ड वही है जो पेरिस की सुरक्षा के लिए लाफाए थे के नेतृत्व में बनाए गए थे। क्लियर हो गई? चलो आपको ये दृश्य दिखाता हूं सर, अभी आपके सामने जस्ट दृश्य जो है वह जीवंत कर रहा हूं। ठीक है ना? हमारे साथ रोटी वाला भी है, हमारे साथ रोटी वाले की पत्नी भी है, हमारे साथ रोटी वालों के बच्चे भी हैं। देखिए सर, ये महिलाएं हैं, ठीक है। और ये महिलाएं जो है 5 अक्टूबर, यह दिन आपको दिख रहा होगा, 5 अक्टूबर 1789। क्लियर हो गई? और यह वह घटना है जब महिलाएं पेरिस से वर्साए पहुंचती है। तो ये थी मेरे प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के लिए। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी के लिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन के इतिहास विषय के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 30 और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि का महाबचत ऑफर लेकर आ रहा हूं मैं। तो इतिहास के सभी कोर्सेज पर वैलिड रहेगा, जिसमें 50% तक की डिस्काउंट और 3 महीने की अतिरिक्त वैधता आपको सभी कोर्सेज पर दी जाएगी। यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स है, हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर अब हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें हम केवीएस की तैयारी कर लें, एनवीएस की कर लें, डीट्रिपल की कर लें, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की, एमपी यूपी, यानी कि जहां भी इतिहास विषय की पीजीटी होता है उसे। तो ये फाउंडेशन कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है। विश्व इतिहास का है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत है। टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, सबसे बड़ी विशेषता टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होने वाली है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर आपके नोट्स बड़े शानदार होते हैं। मैंने कहा भाई उसकी भी पीडीएफ नोट्स के लिए कोर्स अवेलेबल करवा दिया गया है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बाकी किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो 8802060952 होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।